हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 7 का यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि आज जो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। और जैसे कि हम लोगों ने कल नाइट में एक सेशन किया था 9 PM पर, उसमें आप लोगों ने देखा होगा इस वाले चैप्टर से आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछे हुए हैं। इवन बहुत सारे प्रश्न जो है आपके इसी यूनिट से पूछे गए, जिसमें आपको पूर्णांक की पूरी जानकारी होती है। परिमेय संख्या से सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, लाइक योज्य प्रतिलोम निकालना, व्युत्क्रम निकालना, योज्य तत्समक निकालना, वो सारे टॉपिक आपके इसी वाले चैप्टर से कवर होने वाले हैं। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो होगा अपना जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक अपना जो मैथ्स का नॉलेज है उसको यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने रखे गए 4 स्टेटमेंट, तो आपको इन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है और कौन सा रॉन्ग है। और इसी रिलेवेंट क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर एमपीटेट ग्रेड 2 में भी देखेंगे। बहुत सारे प्रश्न जो है इसी टाइप के क्वेश्चन से पूछे गए, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए। आपको बताना है कि जब हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमें हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है क्या आंसर यहाँ पर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि जब आप दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, मान लो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो गए, यदि हमने उन्हें जोड़ा है तो क्या हमेशा हमें एक पॉजिटिव इंटीजर ही प्राप्त होगा क्या, ये आपसे पूछा गया है। तो आप एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि यदि आपने 6 में 7 को जोड़ा आपको 13 ही प्राप्त होगा, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। 20 में 10 को जोड़ा तो आपको हमेशा एक धनात्मक नंबर ही प्राप्त होगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़े। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, दो ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो सकते हैं, एक -4 ले लो, एक -2 ले लो। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा क्या। 4 में आपने 2 जोड़ा तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन जो साइन होगा या जो चिन्ह होगा वो हमेशा आपका माइनस का होगा, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा कि जब भी आप दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हो तो हमेशा आपको जो पूर्णांक प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पर प्राप्त होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी करेंगे तब आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर में इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। ठीक है, ये आपका ग्रेड 2 में पूछे हुए प्रश्न है। जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। क्या ये स्टेटमेंट राइट है, इसको प्रूव करते हैं। देखो, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक, कोई भी एक संख्या ले लो, मान लो हमने ले लिया +4। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा है। यदि हमने इसमें -2 को जोड़ा तो हमें तो प्राप्त हो रहा है +2। ठीक है, एक और कोई नंबर ले लेते हैं, यही नंबर हम लोग माइनस में कंसीडर कर लेते हैं। जो बड़ी संख्या है वो -4 की है और जो छोटी संख्या है वो प्लस की है। ठीक है, अब यदि इसको जोड़ा तो आपको -2 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि जब आप एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तब जो रिजल्ट होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि बड़ी संख्या या फिर बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो कौन सा है। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो आपका प्लस में आंसर आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं रॉन्ग हो गया है, गलत है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एग्जाम्पल को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पूर्णांक 8 का जो योज्य प्रतिलोम है, इनवर्स जो होता है, वो -8 होगा। और एक और पूर्णांक आपको दिया हुआ है कि -8 का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो +8 होगा, मतलब 8 दिया हुआ है, मतलब कि +8। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है। योज्य प्रतिलोम यानी कि इनवर्स को कैसे निकाला जाता है, यदि संख्या धनात्मक है तो आप उसे ऋणात्मक करें और यदि संख्या ऋणात्मक है तो आप उसे क्या कर दें, धनात्मक कर दें। ये बेसिक होता है आपका इनवर्स। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट हुआ है। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाएगा तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, बिल्कुल सही है। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाएगा तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, गलत है। तीसरा वाला डिपेंड करेगा परिस्थिति के ऊपर या किस प्रकार का साइन जो है बड़ी संख्या को आ रहा है, तो तीसरा वाला भी गलत है। और फोर्थ वाला यहाँ पर राइट है, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट और डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा राइट हो गया। ठीक है, और दो गलत क्यों हुए उसको हमने देख लिया कि जो वाला गलत है उसमें ये दूसरा वाला जो हमें बता रहा है ये कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आपसे ये पूछा गया है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिया जाता है। कोई आपने सही
उत्तर दिया तो आपको प्लस में नंबर मिलेंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 कितने भी होंगे। और गलत उत्तर के लिए हमेशा आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। इसके बाद यदि 5 राउंड के बाद यानी कि 5 उत्तरोत्तर चक्कर में जैक के द्वारा प्राप्त अंक, मतलब जैक को कितने नंबर प्राप्त हुए, टोटल 5 राउंड हुए थे। पहले राउंड में उसको 25 नंबर प्राप्त हुए, दूसरे में 5 नंबर प्राप्त हुए, तीसरे में -10 प्राप्त हुए, अगले वाले में 15 नंबर प्राप्त हुए फोर्थ राउंड में, और फिफ्थ राउंड में उसको प्राप्त हुए 10 नंबर। तो आपको ये बताना है कि इस बच्चे को टोटल कितने नंबर मिले हैं। कैलकुलेट करिए और बताइए इन चारों में से क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। चलिए देखो, यहाँ पर आपको ये नहीं काउंट करना था कि इसने कितने क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि नॉर्मली हम लोग करते हैं कि 5 क्वेश्चन किए हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिला है, गलत क्वेश्चन के लिए माइनस मिला है। इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा गया है, सिर्फ यहाँ पर आपको दिया गया है अंक। ठीक है, कि टोटल उसको कितने अंक प्राप्त हुए। तो पहले वाले में उसने 25 नंबर प्राप्त किए। ठीक है, तो सारे हम लोग क्या करें, जितने भी पॉजिटिव है उनको जोड़ लेते हो, जितने भी ऋणात्मक नंबर है उनको देख लेते हैं। तो इसमें से 25, 15 और 10 पॉजिटिव है और ऋणात्मक कितने हो गए, नेगेटिव कितने हो गए, -5 हो गए और -10 हो गए। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 25 10 35, 5 40 और 10 50, मतलब इसको 50 अंक प्राप्त हुए हैं। और इधर इसके कितने नंबर हो गए, -15 हो गए। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि 15 अंक इसके कट गए हैं, क्योंकि सेकेंड और थर्ड राउंड में इसको नेगेटिव मार्किंग हुई है, -5 और -10 मिले। तो यदि हमसे टोटल पूछा जाए तो हमको क्या करना है, दोनों ही अंकों को जोड़ना था। लेकिन ये जो 15 है ये काय का है, माइनस का है। तो 50 में से 15 गए तो कितने मिलेंगे, 35 अंक। मतलब कि जैक को कितने नंबर प्राप्त हुए, जैक को यहाँ पर प्राप्त हुए 35 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस ये आपको जोड़ना और घटाना ही सिखाया गया था इस क्वेश्चन में, कि 3 नंबर जो पॉजिटिव है और 2 नंबर नेगेटिव है। तो जो बड़ी संख्या है साइन किसका होगा, प्लस का होगा, और एक माइनस का चिन्ह है तो आप इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सोमवार को जो है श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो आपको बताना है कि मंगलवार को, ये जो पहला स्टेटमेंट दे रहा है ये आपको सारे श्रीनगर के तापमान को बता रहा है मंगलवार को, राइट। और बुधवार को जो तापमान था 4 डिग्री जो है बढ़ गया यहाँ पर। तो बुधवार का तापमान कितना हो गया है टोटल, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वही है आपका प्लस माइनस करना है और आंसर बताना है कि क्या यहाँ पर हो सकता है। चलिए हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सोमवार को कितना था, सोमवार को दिया हुआ है -5। ठीक है, तो फाइनल -5 ही रहेगा। मंगलवार को तापमान क्या हुआ, -2 कम हो गया। तो अब ये कितना था, 5 था और -2 और कम हो गया। तो ये कितना हो गया, टोटल -7 हो गया। ठीक है, अब बुधवार को क्या हुआ है, बुधवार को जो है तापमान 4 डिग्री बढ़ गया है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आंसर कितना आ रहा था हम लोगों का, मंगलवार तक का -7 आ रहा था। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -3। यानी कि हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप मंगलवार का तापमान बताइए और साथ में आपको बुधवार का भी बताना था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 और -3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही आंसर होगा। देखो एक बार से और देख लो हम लोगों ने क्या किया है। यहाँ पर आपको दिया हुआ था मंगलवार का तापमान, ये मंगलवार का तापमान हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है, ये सोमवार का है। ठीक है, और मंगलवार को क्या किया हमने, -2 कम किया। तो इसमें हमने -2 कम कर दिया, तो -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, है ना। दोनों ही नंबर ऋणात्मक है तो आंसर भी आपका माइनस में ही आएगा। उसके बाद बुधवार को क्या हुआ, इसमें 4 का इंक्रीमेंट हो गया। तो -7 में हम लोगों ने क्या कर दिया, 4 को जोड़ दिया। तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। बड़ी संख्या का एक ये माइनस की है तो हमने यहाँ पर लगा दिया माइनस। तो ये कितना हो गया, -3 हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन गया, -7 एंड -3। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक वाला प्लस माइनस वाला क्वेश्चन हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये जैसा कि आपको कल डिस्कस किया गया था कि यही प्रश्न आपका सेम एज इट इज जो है नंबर्स चेंज करके एग्जाम में पूछा गया था, तो उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जब इस चैप्टर की शुरुआत होती है, इसमें एक चीज़ भी बताई गई है, बिल्कुल बेसिक पैरामीटर है कि जब भी आप किसी संख्या को जोड़ते हैं तो यदि आप 0 की दाईं तरफ बढ़ रहे हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव संख्या की तरफ जाएंगे, और जब आप इसकी बाईं तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड बढ़ते हैं, तो आप नंबर्स का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से इधर जाना पॉजिटिव होता है,
और इधर जाना नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर और था इसके अंदर। ठीक है, इसी के बेसिस पर आपका पूरा जो यूनिट है वो सॉल्व हो जाएगा। कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखो इसमें बोला गया है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से, ये आपका समुद्र का तल, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से, एक विशिष्ट बिंदु पर जहां पर ये पनडुब्बी और जो ये हवाई जहाज है दोनों एक सीध में होंगे। यहाँ पर बताया गया है कि यह बिंदु हवाई जहाज के समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर की ओर है, मतलब ठीक इसके ऊर्ध्वाधर हो गया, वर्टिकल हो गया। अब आपको क्या बताना है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपका बुक वाला क्वेश्चन है और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ था, उसको भी साथ के साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए बताइए आंसर, सॉल्व करिए इसको कि क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। देखो दोनों में स्पेसिफाई किया हुआ है कि दोनों को जो कैलकुलेट किया गया है दूरी को वो समुद्र तल से किया गया। ये आपका समुद्र तल है, ठीक है, इसको 0 पॉइंट यहाँ पर माना गया, इसके ऊपर की दूरी और इसके नीचे की दूरी। ठीक है, तो वही वाला पैरामीटर लगाए कि जब आप 0 से नीचे की साइड आते हैं तो टेम्परेचर या जो तापमान होता है वो माइनस में हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी आप लोग जो हाइट है उसको माइनस में कंसीडर करें और ओवरऑल सम करें कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने ये 0 पॉइंट कंसीडर करा है, इससे ऊपर ये कितना दूर है? 5000 दूर है। मतलब हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली इन दोनों को जोड़ना ही है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5000 हो गया और इसके बाद कितना दिया हुआ है? ये 1200 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया? 1200 नीचे हो गया, राइट। तो ये कितना पॉइंट नीचे? 1200 पॉइंट नीचे। अब इसमें आप देख लेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 6200 मीटर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 6200 मीटर के बीच की दूरी है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कितना ऊपर है कि यहाँ से 5000 ऊपर है, ये यहाँ से कितना नीचे है? ये 1200 नीचे है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 1200 मीटर की तो दूरी तय करनी पड़ेगी और साथ में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 5000 की ओर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 5000 का और ये 1200 का, तो 6200 जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जो प्रश्न दिया गया था कि जेम्स एक हवाई जहाज के अंदर है, ठीक है, वो ही एक व्यक्ति है जो हवाई जहाज के अंदर है, जो कि समुद्र तल से कितना ऊपर है? 7000 मीटर की ऊंचाई पर है। एक विशेष बिंदु पर ये एक पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, जो कि हवाई जहाज के 1/6 मतलब हवाई जहाज के 1/6 नीचे की ओर समुद्र तल में है। और जेम्स और पनडुब्बी के मध्य की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वो कितनी होगी? अब आपको कैलकुलेट करना है। तो बताएंगे आंसर, इसका आंसर क्या यहाँ पर बनेगा? देखो ये वाली चीज तो बिल्कुल आपको वो इसी पॉइंट से पता चल जाएगी कि ये कितनी दूरी है। ऊपर जो है 7000 मीटर की ऊंचाई पर है और ये समुद्र तल जो है, ये हमारा समुद्र तल है, ये कितना नीचे है? जितना ऊपर है उसका 1/6 नीचे। ऊपर कितना है? 7000 है, उसका 1/6 नीचे, मतलब ये 7000/6 की मीटर की जो बोल सकते हैं नीचे के डिस्टेंस पर है। तो अब हमें वही चीज करना है कि ये कितना है? नीचे है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, -7000/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 7000/6। आप चाहें तो इसमें से 7000 को कॉमन ले लें, 1 + 1/6 बनेगा। इसको इस साइड सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 7/6। साथ ही कितना होता है? 49,000 होता है, 49,000/6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 6 8 48, 6 कम 6 और ये 6 6 36, 6 6 36, मतलब 0.6 आता रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको वो नंबर्स ना देते हुए इसने क्या बोल दिया है कि 1/6 हवाई जहाज से 1/6 ऊंचाई के जितना ही समुद्र तल के नीचे है। तो वही ऊपर कितना है? 7000 है, तो नीचे कितना हो जाएगा? उसका 1/6 भाग, यानी कि 7000/6 नीचे हो जाएगा। तो हमने डिस्टेंस निकाली, नीचे के लिए हम लोग माइनस कंसीडर करते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कवर करना था, तो डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमने क्या किया? 7000 और माइनस माइनस प्लस 7000 + 6। यदि आप इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8166.66 मीटर। ओके, तो ये इस वाले चैप्टर से आपका ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल एक बेसिक था और एक थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू को चेंज करके पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है। अगले दिन इसमें से वो क्या करता है? 1642 रुपये को निकाल लेता है।
ठीक है। यदि खाते में से निकाली गई जो राशि है उसको ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप किस रूप में निरूपित करोगे। और आपको ये भी बताना है कि निकासी के पश्चात यानी कि विड्रॉ करने के बाद मोहन के पास कितनी राशि बची हुई है। तो बताएंगे आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो 2000 रुपये कोई भी व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट में जमा करेगा और उसमें से 1642 निकाल लेगा। और हमको दिया हुआ भी है यदि आप कोई भी राशि को निकालते हैं तो माइनस में कंसीडर करें, तो जब जमा करेंगे तो उसे काय में कंसीडर करेंगे, प्लस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो आपका गलत हो गया क्योंकि वो 2000 को माइनस में दिखा रहा है। ठीक है। और आपको बताना है कि उसके पास कितनी राशि बची है, तो आप क्या करें 2000 में से 1642 को घटा लें, तो ये कितना बन जाएगा आपका, 9 में से 6 गए तो 3, यानी कि 358 रुपये बचे हुए हैं। तो 2000 और 358 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक था ये, कुछ नहीं था इसके अंदर कि 2000 रुपये आपने जमा करे और 1642 निकाल लिए, मतलब आपके पास कितने रुपए बचे, 358 रुपये और बचे। तो ये तो सही हो गया था कि 358 आएगा, लेकिन ये भी पूछा गया था कि राशि को कैसे निरूपित करोगे, जो जमा करोगे तो प्लस में कंसीडर करेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1, 2000 रुपये और 358 रुपये अब बचे हैं 1642 को निकालने के बाद। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, है ना, ये रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, ये दिया हुआ है आपको पूर्व की साइड और ये पश्चिम की साइड, 20 किलोमीटर की यात्रा करती है। ठीक है। उसी सड़क के अनुदिश वह 20 से 30 किलोमीटर की यात्रा पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की राशि को धनात्मक और पश्चिम की राशि को ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में निरूपित किया जाए, तो आपको ये बताना है कि बिंदु ए से उसकी जो फाइनल स्थिति है, फाइनल पोजीशन है, उसको आप कैसे निरूपित करोगे और कितनी दूरी है साथ में ये भी बताएंगे। सॉल्व करिए इसे, वही वाला पूर्णांक वाला ही क्वेश्चन है ये, किस तरीके से बनेगा ये आपको बनाना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करें, इसे कैसे करना है। देखो एक बार यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन देखने से ही समझ में आ जाएगा। यदि कोई बंदा अगर इधर 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और वापस जब वो रिवर्स आने की कोशिश करेगा तो रिवर्स तो वो यहीं से आएगा। 20 किलोमीटर तो चल लिया है, लेकिन साथ में वो इस साइड 10 किलोमीटर और चल गया। हम लोग बोल सकते हैं ये 10 किलोमीटर और चला है। ठीक है। अब इसने बोला था जब आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो उसे प्लस में कंसीडर करें ये, और जब आप पश्चिम की तरफ जाएं तो उसे माइनस में कंसीडर करें। तो आपको ये बताना है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति क्या है, ये आपका बिंदु ए है। और रीटा जो है ये अपोजिट साइड चली थी, पश्चिम की साइड चली थी, यानी कि -10 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है। अगर आपको ये इस तरीके से पैरामीटर दिए हुए हैं प्लस माइनस वाला, तो आप यही कंसीडर करें कि इसको कितना और हो गया, ये इसकी जो अंतिम दूरी है बिंदु ए से वो कितनी हो गई, 10 किलोमीटर हो गई, और वो 10 जो होगा वो काय का होगा, माइनस का होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। ये थोड़ा सा एक लॉजिकल क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, है ना, पंक्ति मतलब कि रो, प्रत्येक स्तंभ यानी कि ये आपका कॉलम, रो ये होगी आपकी लाइंस और ये कॉलम हो जाएगा आपका स्तंभ हो जाएगा, एवं प्रत्येक विकर्ण, ये प्रत्येक जो डायगोनल है, ये इस तरीके से आपके 2 डायगोनल है, इनकी संख्याओं का योग ना बिल्कुल समान होता है। रो, कॉलम और जो डायगोनल होते हैं इनका योग यदि आप करते हैं तो वो समान आता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्ग यहाँ पर एक मायावी वर्ग हो सकता है। मतलब आप क्या करिए, इन सब में प्लस माइनस करके देखिए क्या सारा सम इक्वल आता है, रो, कॉलम और डायगोनली। अगर आता है तो वो आपका यहाँ पर मायावी वर्ग होगा। ठीक है। तो इसमें बस आपकी वो कैलकुलेशन ही चेक की जाएगी। देखो सबसे पहले रो 1 की बात कर लेते हैं। रो 1 में क्या हो रहा है, 5 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, वो प्लस के होंगे। ठीक है। तो 4 में से 4 गए तो 0, ये कितना हो जाएगा -7 + 7, ये भी 0, मतलब इनका सम हम लोग कर रहे हैं तीनों का, 0 + 3, 3 में से 3 गए तो 0, मतलब रो का तो सम 0 आ गया। अब कॉलम की बात कर लेते हैं, ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कॉलम की, राइट। ये कितना हो गया, 0 हो गया, ये -3 + 3 0 हो गया। ठीक है। -4 -7 और +7 0 हो गया, मतलब रो और कॉलम तो 0 आ गए। बस यदि दोनों डायगोनल का सम भी 0 आ जाता है मतलब हम लोग बिल्कुल सही है, ये हमारा मायावी हो सकता है। ठीक है। 5 में से 2 गए तो -3 और +3, राइट। 5 में से 2 गए तो 3 और ये कितना हो गया, 0, 3 - 3 0 हो गया, मतलब एक कॉलम तो 0 आ गया। इसको और चेक कर लेते हैं, -4 और -2 और +0, ये -4 -2 +0, -6 + 0 विच इज इक्वल टू -6, मतलब ये आ रहा है -6। बाकी सब तो सही था लेकिन इस -6 ने दिक्कत कर दी।
मतलब ये वाला जो वर्ग है हमारा मायावी वर्ग नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको। अब नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला तो गलत हो गया, दोनों यहाँ पर मायावी नहीं हो सकते। अब इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं रो को। देख लो इसमें कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, सॉरी -10 नहीं आएगा, -10 + 1 -9 आएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, -7 और -2 -9 है ना। अब ये कितना हो जाएगा, -2 -7 -9, मतलब कि रो का जो सम आया है वो -9 आया है। अब कॉलम को भी चेक कर लेते हैं, -6 -4 -10 -10 + 1 कितना होता है, -9 होता है, तो ये -9 आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गए तो 9 बचेगा, और बड़ी संख्या जो है माइनस में, -7 -2 -9, मतलब कि रो -9 कॉलम -9। बस अब डायगोनल को चेक कर लेते हैं, दोनों ही डायगोनल को हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये कितना हो गया, -10 और 1 -9 -6 -3 -9 + 0 -9। यस, हमारा जो सेकंड मायावी वर्ग है ये हमारा हो सकता है एक मायावी वर्ग। ठीक है, क्योंकि इसका रो का सम, कॉलम का सम, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 सभी का सम कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने मैथ्स में क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे 65 या यंत्र वाले, इनका आप रो कॉलम सबको सम करते तो वो सम 65 ही आता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला डायगोनल जो है यहाँ पर -6 दे रहा है, बाकी सबके आंसर जो है सम करने पर अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। ये भी आपका एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ये लैब वाला क्वेश्चन है जो बहुत सारी एग्जाम में पूछा जाता है। इवन जब आप RS अग्रवाल उठाते हैं तो उसमें सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो यही होता है, इस तरीके का कि एक शेर जो है खरगोश के पीछे छलांग लगाता है, इस तरीके का क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पर ये मंकी से कनेक्ट करके बनाया हुआ है कि पानी के एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, ये पानी का एक तालाब है और इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। एक बंदर जो है सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, राइट, ये यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी कि पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी कौन सी सीढ़ी पर है, 90 नंबर की, मतलब 9th नंबर की, इस तरीके से 9th नंबर की सीढ़ी पर इसको पानी मिलेगा। ठीक है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है, 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर चला जाता है और अगली ही छलांग में, सेकेंड ही लेप में वो वापस से 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर आ जाता है। ठीक है, तो कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुँच जाएगा, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसे समझने वाला ही क्वेश्चन है। तब तक मैं यहाँ पर सीढ़ियाँ ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये बन गई आपकी सीढ़ियाँ और ये हमारा हो गया यहाँ पर मंकी। ठीक है, अब इस मंकी को क्या करना है, ये जो है एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे आ जाता है, मतलब हर पहली लेप में ये जो है 3 जो स्टेप है वो नीचे आ जाएगा, और जो सेकंड लेप होगी उसमें क्या करेगा, वो 2 सीढ़ियाँ जो है वापस ऊपर की ओर चला जाएगा। हो सकता है पानी से डर लग रहा है तो वो वापस ऊपर की ओर छलांग मार लेता है, मतलब एक बार में नीचे जाना है और दूसरी बार में इसको क्या करना है, ऊपर की ओर चढ़ना है। तो ये पहली स्टेप में क्या कर रहा है, 3 सीढ़ियाँ नीचे चढ़ा है, मतलब ये यहाँ तक 3 सीढ़ियाँ नीचे चढ़कर कौन सी स्टेप पर आ गया, 4th वाली स्टेप पर आ गया। ठीक है, ये इसने 3 सीढ़ियाँ नीचे चढ़कर ये पहली जो बोल सकते हैं कि पहली जो सिचुएशन बनी है, पहली वाली परिस्थिति में 4th पर आ गया। ठीक है, ये पहली वाली हम लोग बोल लेते हैं, चलो यहाँ बना लेते हैं। पहली वाली में कितने पर आ गया, 4th पर आ गया। ठीक है, अब दूसरी वाली की यदि हम लोग बात करें, दूसरी वाली की बात करें तो दूसरी वाली में वापस से ये 2 ऊपर चढ़ गया, मतलब इसने क्या करा है, वापस से छलांग लगाकर ये इस वाली स्टेप पर आ गया। ठीक है, पहले तो किस पर आ गया था, 4 पर, लेकिन वापस से 2 ऊपर चला गया तो वापस कौन से पर चला गया, दूसरे पर चला गया। मतलब अभी जो दूसरी की बात करें तो ये कहाँ पर आ गया, 2 पर आ गया। अब वापस से इसको क्या करना है, 3 जो है नीचे चढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते जाए, 3 को प्लस करते जाए, ये 5 हो गया। लेकिन अब क्या करेगा, 4th स्टेप के अंदर वापस 2 छलांग ऊपर चढ़ गया, मतलब ये वापस किस पर चला गया, 3 पर चला गया। अगली में फिर इसको नीचे आना है तो ये कितने पर आ जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि अगली में ये वापस से जब 4 स्टेप नीचे की तरफ मूव करेगा, या बोले कि 3 जो है नीचे की तरफ आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा टोटल बोल सकते हैं कि 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या करा है, वापस 2 ऊपर चढ़ गया है तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक
ठीक है, अब ये फाइनल कहाँ पर, इसको कहाँ पहुँचना है, पानी के स्तर पर पहुँचना है, मतलब कि इसको 9th नंबर की सीढ़ी पर पहुँचना है। ठीक है, तो ये 9th नंबर की सीढ़ी पर कैसे पहुँचेगा, सही जा रहा है ये। पहली स्टेप में ये जो है 4th पर चढ़ा, दूसरी में 2 पर आ गया, तीसरी में 5 पर आ गया, 4th में ये वापस 3 पर आ जाएगा। ठीक है, 5th में बात करेंगे तो इसने वापस से कितनी सीढ़ियाँ चढ़ जानी है, वापस से 3 चढ़ जानी है। ठीक है, ऊपर की साइड, तो ये 6 पर आ गया, वापस 2 नीचे उतर गया 4, ये वापस 3 पर आ जाएगा मतलब 7 पर, ये वापस 2 कम करेगा 5 पर, फिर 3 पर करेगा 8 पर, है ना, और -2 करेंगे तो ये वापस 6 पर आ जाएगा, और वापस से अगर ये 3 चढ़ता है तो ये 9 आ गया, और 9 पर क्या है, पानी है ना, मतलब पानी तक पहुंच गया। तो टोटल कितनी स्टेप इसने चल ली है, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, मतलब टोटल इसने कितनी चढ़ ली है, टोटल 11 बार इसने ऊपर नीचे किया है, तब जाकर ये पानी के तल तक पहुंचा है। एक बार और आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं हम लोग कि कैसे हम लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाए। देखो, पहली स्टेप की बात करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेप में ये कहाँ पर पहुंचा, पहली स्टेप में बोल सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी था ये पहले तल पर, ये कहाँ पहुंच गया, 4th नंबर पर पहुंच गया, तो ये 4th नंबर पर पहुंच गया, लेकिन ये वापस से 2 ऊपर चला गया, तो ये वापस से कितने पर आ गया, 2 पर आ गया। फिर इसने क्या करा, 3 आगे बढ़ गया, तो ये कितने पर हो गया, 5 पर हो गया। फिर 2 कम हो गया, तो ये वापस से 3 हो गया, वापस से इसने 3 सीढ़ियाँ नीचे आ गए, तो ये 6 पर आ गया। अब ये वापस से 2 कम हो गया, तो ये 4 पर चला गया। ठीक है, फिर वापस से 3 वापस नीचे आया, तो ये 7 हो गया, लेकिन इसमें से डर के मारे वापस 2 कदम ऊपर ले लिए इसने, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब वापस से हिम्मत करके नीचे आया, 3 कदम आगे बढ़ा, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, लेकिन अभी तक भी नहीं पहुंचा। फिर डर के मारे ऊपर चला गया, 2 स्टेप वापस से ऊपर चला गया, तो ये कितने पर पहुंच गया, 6 पर पहुंच गया, लेकिन फिर हिम्मत करके इसने वापस छलांग मारी, अब ये कितने पर पहुंच गया, 9 पर, यानी कि इसको पानी यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, टोटल कितनी स्टेप होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाली कितनी हो गई थी, 10। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर कितनी स्टेप चल गया है, ये जो बंदर है 11 स्टेप यहाँ पर चल गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, राइट। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टोटल इसने कितनी स्टेप चल ली है, यहाँ पर टोटल जो स्टेप चल रही है वो 11वीं स्टेप में जो है यहाँ पर पहुंचेगा वो पानी के तल पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरीके से आपका सेम क्वेश्चन भी है, पानी पीने के पश्चात वो वापस जाना चाहता है, मतलब कि उसने वही 9th सीढ़ी तक गया है, अब इसको वापस से क्या ले जाना है, ऊपर की साइड लेकर जाना है। ठीक है, तो इसको ऊपर की साइड लेकर चलते हैं। वापस से हम लोग उसी नंबर की सीढ़ियाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला। अब बंदर कहाँ पर है, अब की बार बंदर 9th नंबर पर बैठा है, इसने पानी वानी पिया, अब ये ऊपर की साइड जाएगा। अब इसमें जो कंडीशन दी है कि पहली ही छलांग में वो 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन अगली छलांग में वो क्या करता है, 2 सीढ़ियाँ वापस नीचे की ओर उतर जाता है। ठीक है, तो अब इस स्टेप को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये पहली स्टेप में कहाँ पर पहुँच जाएगा, 4 सीढ़ियाँ, मतलब 1 2 3 4, ये किस पर पहुँच जाएगा, ये डायरेक्टली पहुँच जाएगा 5th नंबर की स्टेज पर। ठीक है, 5th नंबर पर पहुँच जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 सीढ़ियाँ चढ़ा है, 5th पर पहुँच गया, वापस 2 नीचे आ गया, इधर ही बना लेते हैं इसको, 2 नीचे आ गया, मतलब ये कितने पर आ गया, वापस से जो है 7 पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, 7 नंबर पर आ गया। अब क्या करेगा, वापस 4 ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो ये कितने पर आ जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं वापस यहाँ तक पहुँच गया है, 3 तक पहुँच गया है, लेकिन वापस से 2 नीचे उतर गया, मतलब वापस कहाँ पहुँच गया, 5 पर पहुँच गया। फिर हिम्मत करके इसने 4 ऊपर चढ़ी है। ठीक है, तो अब ये कितने पर आ गया, पहली स्टेप पर आ गया, क्योंकि हम लोगों को रिवर्स चलना पड़ेगा ना, हम लोगों को किस साइड चलना है, हम लोगों को ऊपर की साइड चलना है। तो टोटल कितनी स्टेप चली इसने, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 5। ठीक है, 5वीं स्टेप में जो है ये ऊपर तक पहुँच जाएगा। 11वीं स्टेप, 11 स्टेप लगेगी इसको टोटल नीचे तक जाने में, और 5 स्टेप लगेगी इसको ऊपर तक आने में, अगर इसका जो ये लैपिंग टाइम होता है +4 और -2 रहता है। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए थे जो हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे, वो सारे इसी चैप्टर के थे, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक प्लस माइनस का ज्ञान दिया गया था इस चैप्टर के अंदर, पूरा प्लस माइनस करना है ना। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे गए उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इस -x की वैल्यू कितनी होगी। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि +x इसकी वैल्यू हो जाएगी,
यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड है कि गुणनफल 1 को प्राप्त करने के लिए हमें 8/21 में किसका गुणा करें, मतलब किस संख्या का आप गुणा करेंगे कि आपको जो रिजल्ट है वो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो आप इसको रिवर्स कर लो, 21/8 का यदि आप इसके अंदर गुणा करते हो, जब 8 से 8 कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं जस्ट इसका व्युत्क्रम हम लोग करें, ऑप्शन में व्युत्क्रम भी हो सकता था, या फिर जैसे कि आपको दिया हुआ यहाँ पर 21/8, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, -1 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा कर देना, ठीक है, जस्ट उसका रिवर्स कर देना। तो ये -1 का व्युत्क्रम आप क्या बोलेंगे, -1 ही होगा, क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको आप 1/1 के डिवाइड में लेकर चले जाएं। जब 1 के डिवाइड में आप -1 लेकर जाएंगे तो आपको -1 ही मिलना है। जैसे कि हम लोग इसको ऐसे करते हैं, कोई 5 है ना, तो 5 का यदि आपको बोला जाए कि व्युत्क्रम निकालिए, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5। 25 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/25। 100 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/100 यानी कि 1/100। इसी तरीके से -1 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 0 का व्युत्क्रम क्या है, 0 के व्युत्क्रम की यदि बात की जाए तो 0 यानी कि 1/0 डिफाइन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि ये शब्द यहाँ पर डिफाइन नहीं है। 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/1 हमेशा 1 ही होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, -7/19 का योज्य प्रतिलोम यानी कि इनवर्स क्या है। 7/19 हमने देखा था, जब भी आप योज्य प्रतिलोम कर रहे हैं तो धनात्मक को ऋणात्मक और ऋणात्मक को क्या कर लें, धनात्मक कर लें। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 7/19 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि योज्य प्रतिलोम कर लेना मतलब कि उसका बिल्कुल इन्वर्स कर लेना। लाइक बॉय के जो गुण होते हैं, लड़कों के जो गुण होते हैं, लड़कियों से हमेशा इन्वर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। -7/19 अगर लड़का बोल रहा है तो लड़की यहाँ पर बोलेगी +7/19, मतलब हमेशा उसका अपोजिट बोलना है, ठीक है। -7/19 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +7/19। तो ये इसका क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया। और अगर आपको ये बोला जाए कि इसका आप व्युत्क्रम निकालिए, व्युत्क्रम होता है जस्ट उसको उल्टा कर देना, है ना। तो 7/19 बोला हुआ है तो आप इसको क्या कर देंगे, -19/7। चिन्ह मत चेंज करके आ जाना, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम लोग साइन चेंज कर देते हैं और ऑप्शन भी फिर आपको इसी तरीके से दिए हुए रहेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो जब भी योज्य प्रतिलोम बोले तो आप क्या करना, साइन चेंज कर देना, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, बाकी कुछ नहीं करना है। और व्युत्क्रम बोले तो जस्ट उल्टा आपको करना है। अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। कोई भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और उसके गुणन प्रतिलोम की बात करी तो वो हमेशा एक ऋणात्मक संख्या ही होगी, हमेशा एक नेगेटिव नंबर ही होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक प्रश्न जो आपके सारे लॉजिक्स को क्लियर कर देगा, जिसमें आपसे पूछा है कि जब आप इन संख्या का गुणा करते हैं, लाइक 9 नेगेटिव इंटीजर का गुणा करते हैं और 4 पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 9 नकारात्मक पूर्णांक का और 4 सकारात्मक पूर्णांक का गुणा करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो सॉल्व करिए, क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। देखो इसके नीचे एक एक को सॉल्व करते जाते हैं। आपको पता है कि जब भी 2 नेगेटिव नंबर होते हैं तो वो हमेशा सम हो जाते हैं, मतलब प्लस करते हैं उसको, है ना। गुणन की बात हो रही है यहाँ पर, योग की बात नहीं हो रही, गुणन की बात हो रही है, मतलब इस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। जब नकारात्मक का नकारात्मक में गुणा करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हमेशा गुणन के अंदर प्लस होता है, ठीक है। एक नेगेटिव और एक नेगेटिव, 3 नेगेटिव है तब क्या होगा, माइनस होगा। जब 4 इस तरीके की नेगेटिव नंबर है तो हमेशा प्लस होगा। 5 है तो क्या होगा, माइनस होगा। मतलब बात क्या है बोलने की कि जब भी ओड नंबर में आपके पास कोई भी गुणन करने को बोला जाए नेगेटिव नंबर को, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। और इवन यानी कि सम संख्या में जब आप इनका गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। और पॉजिटिव के मामले में यानी कि धनात्मक के मामले में हमेशा चीज़ें पॉजिटिव ही रहेगी। एक को सॉल्व करके देख लेते हैं, आपका ये जो पूरा डाउट है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर क्या बोला गया, नो नेगेटिव है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नो साइन बनाएंगे, एक से एक कट करेंगे तो 8 तो कट हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ एक ही साइन बचेगा। मतलब ये जो नंबर आएगा, कोई भी नंबर होगा वो हमेशा काय का होगा, नेगेटिव ही होगा। इसका आपको गुणा करना है 4 पॉजिटिव के अंदर, मतलब हमेशा प्लस ही होगा। तो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब इवन ओड हो, हमेशा प्लस तो प्लस ही रहता है, ठीक है। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब आप एक नकारात्मक संख्या का सकारात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है,
नकारात्मक होता है। तो पहले वाले का जो आंसर बना वो आपका नेगेटिव बना। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, 5 नेगेटिव है मतलब ऑड नंबर है तो नेगेटिव ही होगा, और 5 पॉजिटिव है। एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आंसर आता है, नेगेटिव ही आता है। 4 नेगेटिव है मतलब माइनस 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 माइनस, तो 4 माइनस है प्लस हो जाएंगे, राइट। इसको यदि हम लोग 7 पॉजिटिव से गुणा करेंगे तो रिजल्ट हमेशा धन धन करेंगे तो प्लस ही आएगा। ये 8 नेगेटिव है, इवन नंबर है मतलब हमेशा प्लस होंगे, और ये 5 पॉजिटिव है तो ये भी तो प्लस ही होंगे, पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। -3 को यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, -3 को 2n टाइम्स, मतलब ये इसकी पावर है, टाइम्स का मतलब होता है वो उसकी घात है, ठीक है। अब n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, इसमें 1 2 से लेकर अनंत तक आ जाएगा। इस संख्या को यहाँ पर देखो, यदि 2 × 1 करेंगे तो 2 है ना, 2 × 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब जब भी आप इसमें किसी भी n के अंदर, मतलब n नंबर 1 2 3 4 कुछ भी होगा, हमेशा ये जो पावर आएगी वो हमेशा सम आएगी, मतलब सम का मतलब हमेशा इवन आएगी। तो ये जो रिजल्ट होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब पहला और दूसरा आपका नेगेटिव आना चाहिए, पहला और दूसरा नेगेटिव, और तीसरा चौथा पांचवा पॉजिटिव आना चाहिए। ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी के अंदर, कि पहला और दूसरा तो नेगेटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, फोर्थ वाला भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। क्योंकि एन का जब भी आप एक सम संख्या के अंदर, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसके अंदर जब भी आप गुणा करते हैं 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स के अंदर, तो हमेशा सम आपका इवन ही आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी होती है ना कि इवन नंबर में आप जब किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, चाहे ऑड का करो चाहे इवन का करो, तो हमेशा नंबर आपका इवन ही आता है, यानी कि सम ही आता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व करे। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। एक बार से कमेंट करके ज़रूर बताएं सेशन आपको कैसा लगा, ताकि इसी तरीके से और भी सेशंस आपको मिलते रहें। सेशन को ओवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।